भी तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके राघवेंद्र द्विवेदी जी, प्रवक्ता सुभाषपा के। स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके निरंजन पोद्वार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है निरंजन जी आपका। निरंजन जी, सवाल मेरा सर आपसे, आपने सुना होगा, सवाल मेरा आपसे है, पूर्वांचल बेहद महत्वपूर्ण है, 27 लोकसभा सीटें, और पूर्वांचल इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुनावी मैदान में, और प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज, अगर देख लिया जाए आजमगढ़ से देखा जाए तो निरहुआ वहां पर मैदान में, धर्मेंद्र यादव वहां से मैदान में हैं, और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल मैदान में हैं, घोसी से ओपी राजभर मैदान में हैं, और भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं वहां पर मैदान में हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी। सबसे बड़े तो बनारस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किस प्रकार से समीकरण को समझा जाए और किस प्रकार से पूर्वांचल की राजनीति को समझा जाए? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से माफियाओं पर कार्रवाई की, क्या जनता उसका रिटर्न गिफ्ट देगी? क्योंकि देखा जाए अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूर्वांचल देखा जाता है कि माफियाओं का गढ़ रहा है। देखिए सुनील जी, अगर आप मेरा विचार पूछे तो मेरा ये मानना है कि 543 जो संसदीय सीटें हैं वो हर एक सीट मेरे हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण है जो पूर्वांचल की 27 सीटें महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कलेक्टर की तो निश्चित रूप से पूर्वांचल की 27 सीटें मिलकर के एक इतना बड़ा कलेक्टर बनता है कि आप ये समझ लीजिए देश के 18-20 राज्यों से ज्यादा सीट यहाँ पे अकेले पूर्वांचल की 27 सीट है। यानी कि उसके बाद में आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर 25 सीटें, गुजरात के अंदर 26 सीटें, और अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखेंगे या पंजाब के अंदर देखेंगे तो मेरे हिसाब से इन सब राज्यों से बड़ा होकर के पूर्वांचल अपने आप में 27 सीटें समेटे हुए है। तो इसलिए ये जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर अपने आप में इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यहाँ से जो इसको जीत फतह करके निकलता है वो निश्चित रूप से दिल्ली के ऊपर शासन करता है, ये कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके अंदर क्या समीकरण बन रहे। देखिए निश्चित रूप से केवल पूर्वांचल की बात ना करके अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां शुरू से अपने चुनाव को उठाया था, आपने देखा होगा कि 22 जनवरी का दिन, शायद मेरे ख्याल आपको भी स्मरणीय होगा, आपको भी ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर उसी में ऐसा लगा था कि जैसे राम राज्य की पुनः स्थापना हो रही है, जो मैं बात कर रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा वाली दिन। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन एक राउंड लोगों के घर तक जा चुके थे, चाहे वो अक्षत वितरण के नाम पे गए हों, चाहे वो पताका वितरण के नाम पे गए हों, चाहे प्रसाद वितरण के नाम पे गए हों। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गठबंधन की तो देखिए इसके अंदर थोड़ी सी विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि टीवी पे अगर चुनाव जीते जाते, ट्विटर के ऊपर चुनाव जीते जाते और भाषणों के अंदर चुनाव जीते जाते तो मेरे हिसाब से कोई पार्टी हारती नहीं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी बात मैनिफेस्टो की भी हो रही थी। देखिए आप इस चीज को देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तमाम पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। आपने देखा होगा अभी परसों राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया कि भाई अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो क्या आप अपना पूरा का पूरा घोषणा पत्र इंप्लीमेंट करने की स्थिति में रहेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, वो इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम मिल बैठ करके एक संयुक्त प्रकार का घोषणा पत्र। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको उस समय संयुक्त और आपकी सहमति से कोई नया घोषणा पत्र या नई पॉलिसियां बनानी है तो फिर इस घोषणा पत्र का मूल्य क्या रह गया? क्योंकि इसके अंदर तो फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो घोषणाएं की है या आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की है, जरूरी तो नहीं सारी की सारी समाहित कर दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से कई चीजों के अंदर आपको लगेगा एक विरोधाभासी चीज। बिल्कुल, ये लास्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जनता किस प्रकार देखती है ये अलग बात होगी। निरंजन जी, आपने सुना होगा सभी पैनलिस्ट को। सवाल मेरा आपसे है कि अशोक जी ये कह रहे हैं कि 4 जून को एक नई क्रांति आने वाली है। मैंने सवाल उनसे यही किया था कि अगर आप फिर से आते हैं तो ऐसा कोई नया नहीं होगा। आप लोग लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज कर चुके हैं, जनता ने आपके शासन को देखा है और आपके काम करने के टेन्योर को देखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यूपीए गवर्नमेंट को भी देखा है, जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन सर मेरा सवाल दूसरा इसमें यह भी है, पूर्वांचल की मैं 5 सीटों के अगर नाम गिना दूं, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, ये बीजेपी के लिए काफी संकट पैदा कर सकती हैं।
क्योंकि अगर देखा जाए इन सीटों पर बहुत स्ट्रांग फाइट देखी जा रही है। और इनके अगर जातीय समीकरण को हमने एनालिसिस किया अपनी रिसर्च में जब देखा, तो यहाँ बीजेपी का जब भी यहाँ पर अगर कोई जीत हुई है तो 181 वोट से हुई है। आजमगढ़ पहले हार गई थी बीजेपी, जब बाई इलेक्शंस हुए तो बीजेपी वहां से जीत गई। अलग अलग इक्वेशंस देखे जा रहे हैं, कुछ बड़े बड़े नेता हैं वो इंडिया अलायंस में चले गए हैं। तो ये 5 जगह के नाम मैं बता रहा हूं, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर और घोसी। बीजेपी कैसे यहां पर जीत पाएगी? हालांकि लगातार इंडिया अलायंस ये कह रहा है ये 5 सीटें हम ले जाएंगे। देखिए सुनील जी, आपके बातों के 2-3 बिंदु हैं जो मैं बिंदुवार आपको बताता हूँ। पहली बात, आपने कहा कि ये कैसे जीत पाएगी, जो जातीय समीकरण ऐसे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे हैं। देखिए निश्चित रूप से अगर आप अपने कार्यकाल का 2019 से पहले का आंकड़ा निकाल करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अच्छे से अच्छे जो राजनीतिक विद्वान थे वो इन्हीं जातीय समीकरणों को, इन्हीं राजनीतिक समीकरणों को इतने परसेंट समाजवादी पार्टी के, इतने परसेंट बहुजन समाज पार्टी के, इतने परसेंट वोट जाटों के यानी कि आरएलडी के, इतने परसेंट फलाने के, इस तरीके से समीकरण लगा सके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 सीटें दे रहे थे, यानी कि चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो आपको पता होगा सारे समीकरण एक तरफ रह गए और परिणाम एक अलग तरीके के आए। क्योंकि राजनीति के अंदर कहा जाता है हर बार 2-2-4 भी होते हैं और राजनीति में कई बार 2-2-3 भी होते हैं, कई बार 2-2-5 भी होते हैं। क्योंकि राजनीति ऐसा ही खेल है जिसको कहते हैं, जैसे क्रिकेट की भाषा में डकवर्थ लुईस नाम का नियम आपने सुना होगा, वैसे ही राजनीति के अंदर आज तक ना तो कोई ऐसा सटीक विश्लेषक हुआ, ना कोई ऐसा सटीक राजनीतिक पंडित हुआ और ना ऐसा कोई भी विद्वान ऐसा हुआ जो किसी चीज की सटीक भविष्यवाणी कर दे। लेकिन यहाँ पे वास्तविकता क्या है कि अगर विश्लेषण का जो बिंदु है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, राजनीति 2 प्रकार की होती है। एक जो परंपरागत राजनीति चलती थी पहले, वो होती थी कि किसी राजनीतिक पार्टी से जनता जब नाराज होती थी तो विपक्ष वाले राजनीतिक पार्टी को चुनाव जिता करके सत्ता में ले आती थी। आज कहीं ना कहीं भारत का सिनेरियो बदल गया है, राजनीतिक डिस्कोर्स बदल गया है। वो इसलिए बदल गया क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए, गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो लोडेड है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या टैबलेट हो, किसी ना किसी माध्यम से वो रोज की रोज उसके पास सूचनाएं पहुंच रही है। और आप विश्वास मानिए, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं किसी राजनीतिक सर्वेक्षण के लिए या हवा का रुख भापने के लिए, तो आप विश्वास कीजिए कि जो सामने वाले की जो परिवेश होता है, सामने वाले की जो वेशभूषा होती है, ऐसा लगता है कि इसको राजनीति का रह भी नहीं पता होगा। लेकिन वो कई बार ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देता है जो हमारे जैसे टीवी पैनलिस्टों के लिए भी सोचने का विषय बन जाती है। क्या यानी कि उसको राजनीति के बारे में वो इतना अपडेट है। आज की तारीख में कहीं ना कहीं विपक्ष जो फाउल कर रहा है, विपक्ष जो फॉल्ट कर रहा है, लगातार पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 58 चुनावों का विश्लेषण देखेंगे तो मुझे एक बात बताइए, जो अभी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता तिवारी जी हैं, वो एक चुनाव ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर वो ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है, लेकिन उसके बावजूद 46 चुनाव समय बहुत कम रह गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। निरंजन जी, फाइनल कमेंट सर आपका। नीतिगत रूप से, रणनीतिगत रूप से, परिश्रम के रूप से, सोच के रूप से, अप्रोच के रूप से जिस तरीके से विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति यही है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कोई राजनीति के अंदर चुनौती है। जो चुनौती है वो भी स्थानीय स्तर पे है। अगर दल के स्तर पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई सा भी दल चाहे उसके अंदर सारे के सारे इंडिया गठबंधन को मिला लो, कोई सा भी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा। चुनौतियां अगर कहीं मिल रही है तो वो क्षेत्र के अंदर जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, वहां से उनको चिन्हक के किसी सीट से चुनौती मिल रही है। मेरा यही मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और